नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल द बायोलॉजी गुरु में पुनः आप सबका स्वागत है। मैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज का जो टॉपिक है दैट कम्स फ्रॉम क्लास 11th NCERT बायोलॉजी एंड द टॉपिक इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which basically deals with study of cell, their structure, their function as well as their behavior. अगर कोई आपसे पूछता है हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, द आंसर इज प्लेन एंड सिंपल, जॉर्ज पैलेट। तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट ए, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देख लेते हैं। लिस्ट 1 ए में है जैनसन, बी हुक, सी ब्राउन, डी सेल्डन एंड स्वान। इसको करेक्टली मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। आप अपना आंसर मार्क कर लें। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। हम देख लेते हैं जैनसन। जैनसन इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हुक पे चलते हैं। हुक का पूरा नाम है रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल्स। थर्ड साइंटिस्ट इज ब्राउन। पूरा नाम इनका है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एंड सेल्डन एंड स्वान, सेल्डन एंड स्वान हैज प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया था और प्रपोज किया था। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ए ऑप्शन 3, बी 2, सी का है आपका 4 और डी का आपका है 1। Here is the proper explanation. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was proposed by। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बीडल एंड टॉटम, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन डी सिंगर एंड निकोलसन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था। इनके बारे में देखने से पहले लेट्स गो थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ अनदर साइंटिस्ट बीडल एंड टॉटम। दे हैव गिवन one gene, one enzyme hypothesis। एक जीन एक ही एंजाइम प्रोड्यूस करती है, इस थ्योरी को देने वाले थे बीडल एंड टॉटम। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। कब डिस्कवर किया था? इन ईयर 1831। किस प्लांट में डिस्कवर किया था? इन ऑर्किड। ऑर्किड में इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन ईयर 1831। वॉटसन एंड क्रिक दे प्रपोज्ड डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देने वाले कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले थे सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इट बेसिकली कंटेन्स लिपिड बाइलेयर। अगर कोई पूछता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है कि आपके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो पहला टाइप होता है वो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब कि अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन। एंड द अदर टाइप इज नोन एज पेरीफेरल प्रोटीन। तो दो तरह के प्रोटीन भी पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ दे हैव गिवन वन स्टेटमेंट नोन एज प्रोटीन
icebergs floating in the sea of lipid। इस स्टेटमेंट को देने वाले भी कौन थे? सिंगर एंड निकोलसन। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था? सिंगर और निकोलसन ने। बाकी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, यू कैन टेक ए नोट आउट ऑफ इट। हियर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन सेल साइकिल सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट इन। सेंट्रियोल्स सेल साइकिल में कब रेप्लिकेट होते हैं? ऑप्शन ए G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज। ऑप्शन बी S फेज, ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। ऑप्शन सी ग्रोथ फेज 2। ऑप्शन डी M फेज। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट इन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी S फेज। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि दिस S फेज इज ऑल्सो नोन एज synthesis phase। synthesis phase। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि यहां पर क्या सिंथेसिस होता है। तो ओवर हियर डुप्लीकेशन ऑफ DNA एंड सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस। तो इस फेज में क्या होता है? आपका डीएनए भी डुप्लीकेट होता है, साथ ही साथ आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है। यहां पर ध्यान देना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर्स। प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसके हेल्प से बनता है? तो आपके सेंट्रियोल के हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। एंड यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज और एनाफेज स्टेज। साथ ही साथ 35% टू 40% ऑफ टोटल सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन S फेज। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सेल साइकिल का जो कंप्लीट ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में से 35 टू 40% जो टाइम होता है, दैट टाइम बिलोंग्स टू द S फेज। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइसोसोम किनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी राइबोसोम्स। ऑप्शन सी गोल्जी apparatus। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। Lysosomes are produced by, and the correct answer is option C Golgi apparatus। तो Golgi apparatus के फंक्शन से पहले लेट्स गो थ्रू फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट नॉन एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो फूड सिंथेसिस होता है, वो कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। एंड दिस फोटोसिंथेसिस it basically takes place in 2 steps known as light phase and dark phase। तो जब हम बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, that means कि light phase and dark phase also takes place in chloroplast। Ribosomes known as site of protein synthesis। राइबोसोम्स में क्या काम होता है फ्रेंड्स? यहां पर प्रोटीन बायोजेनेसिस होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज आवर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेल का पावर हाउस। और साथ ही साथ यहां क्या होता है? प्रोड्यूसेस एटीपी। एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी। फुल फॉर्म क्या होता है एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नाउ लेट्स गो थ्रू फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। अगर कोई पूछता है कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है या फिर इनके बारे में कुछ और फैक्ट, तो सबसे पहले
Camillo Golgi, name of the scientist who discovered Golgi body. Now let's talk about function of Golgi body. तो फंक्शन के बारे में बात करते हैं. There are three functions, that is processing, packaging and modification. Packaging, processing and modification of proteins and lipids takes place in Golgi body. Protein and lipids. तो इस क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, आई हैव गिवन यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फोर ऑप्शंस. तो लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन सी गोल्जी apparatus. सारी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं. Here is the proper explanation of this question. Moving on towards the next question, question number 5, which is main function of centromere is linked with. Centromere किस काम के साथ लिंक होता है? ऑप्शन ए सेल इनलार्जमेंट, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, ऑप्शन सी स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस. मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ, and the correct answer of this question is option C spindle organization. तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले सेंट्रोमियर helps in formation of kinetochore. Formation of kinetochore. तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर क्या करती है? काइनेटोकोर बनाती है. नाउ व्हाट इज दिस काइनेटोकोर? काइनेटोकोर इज बेसिकली ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ये एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है. साथ ही साथ दे हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन के समय आपके क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं तो उस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है? काइनेटोकोर करता है. दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इज. किस सेल ऑर्गेनेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाई जाती है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी मेसोसोम. आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा. तो इसके करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं. सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज नोन एज लाइसोसोम. तो सबसे पहले लाइसोसोम्स के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं. Lysosome is single membrane bound organelle. कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें कि आपकी मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, बट इन केस ऑफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन इज सिंगल लेयर्ड. लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स और ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स. इन्हीं को हम दो नाम से पुकारते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स या फिर सुसाइड बैग्स. साथ ही साथ लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे डूव. इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोजाइम्स. अराउंड 35 to 40 enzymes remains present in lysosomes. साथ ही साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैथेप्सिन. कैथेप्सिन इज वन ऑफ द कैथेप्सिन इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. मतलब ये किसका बना हुआ होता है? ये प्रोटीन का बना होता है. एंड इट इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड लाइसोसोम. अब देख लेते हैं दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में. माइक्रोसोम्स. माइक्रोसोम्स किनसे बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स ब्रेक करके माइक्रोसोम बनाते हैं. राइबोसोम्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था. राइबोसोम्स आर नोन एज
प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स को हम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं मेसोसोम। मेसोसोम जो होते हैं ये केवल पाए जाते हैं इन बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स में मेसोसोम होते हैं। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? दे हेल्प इन बैक्टीरियल रिस्पायरेशन एज वेल एज सेल डिवीजन। जब बैक्टीरिया डिवाइड करती है तो उस डिवीजन में भी मेसोसोम का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर दैट, दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यू कैन टेक नोट आउट ऑफ इट। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। किसके यूज के हेल्प से हम क्रोमोसोम नंबर को डबल अप कर सकते हैं? ऑप्शंस आर IAA, ऑप्शन बी GA, ऑप्शन सी जियाटीन, ऑप्शन डी colchicine. Chromosome doubling can be achieved by the use of, and the correct answer for this question is colchicine. सबसे पहले देख लेते हैं। colchicine is also known as mitotic poison. इसी को हम mitotic poison भी बोलते हैं। derived from plant known as Colchicum autumnale. This is the scientific name of the plant, Colchicum autumnale. इसी प्लांट से आपका कॉल्किसिन डिराइव किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है फ्रेंड, इट प्रिवेंट्स सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट होने में रोकता है, और अगर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, दैट्स व्हाई क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल्ड अप। अब ध्यान देते हैं बाकी तीन ऑप्शंस पर। IAA, दिस IAA इज नोन एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्जीन। सेकेंड हार्मोन GA, GA इज नोन एज जिबरेलिक एसिड, gibberellic acid. And the third option, zeatin. Zeatin is basically a type of cytokinin. Cytokinin ये किस में हेल्प करते हैं? They help in cell division. अब यहां पर ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड एज वेल एज zeatin, these three are known as hormones, also known as PGRs, plant growth regulators. तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कॉल्किसिन। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? मियोसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? ऑप्शन ए जाइगोटीन, ऑप्शन बी लैप्टोटीन, ऑप्शन सी पैकेटीन, ऑप्शन डी डिप्लोटीन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? एंड द करेक्ट आंसर इज पैकेटीन। अब यहां पर फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। पैकेटीन स्टेज में जो सबसे स्पेशल काम होता है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, and this crossing over is also known as recombination, मतलब कि न्यू कॉम्बिनेशंस यहां पर बनती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है फ्रेंड, टर्म क्रॉसिंग ओवर was given by थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम याद रखना है फ्रेंड्स इनका, साइंटिस्ट का, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है। साथ ही साथ अगर ध्यान देना है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स।
तो जितने भी फ्रेंड्स फैक्ट हो सकते हैं अबाउट क्रॉसिंग ओवर, बेसिक फैक्ट दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस स्लाइड। पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। ये टर्म डिस्कवर किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है और कहां होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जाइगोटीन, लैप्टोटीन एंड डिप्लोटीन। दीज आर 3 अदर सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। ये रही एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज n इक्वल टू 2? इनमें से किसमें सबसे कम क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है विच इज n इक्वल टू 2? ऑप्शंस आर सोलेनम नाइग्रम, ऑप्शन बी हैप्लोपेपस ग्रासिलिस, ऑप्शन सी पोआ एनुआ, ऑप्शन डी आर्जिमोन मैक्सिकाना। And the correct answer of this question is option B, Haplopeppus gracilis. अब यहां पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, Haplopeppus gracilis belongs to compositive family। compositive family से बिलोंग किया करता है फ्रेंड। जहां पर आपका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n इक्वल टू 4, हैंस n कितना हो जाएगा? 4/2 इक्वल टू 2। तो आंसर आपका क्लियर है। हैप्लोपेपस ग्रासिलिस में क्रोमोसोम नंबर सबसे कम होता है और वो होता है 2। इन केस ऑफ सोलेनम नाइग्रम क्रोमोसोम नंबर इज 2n इक्वल टू 24, इसलिए यहां पर हैप्लॉइड कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 24/2 इक्वल टू 12। इसका मतलब कि सोलेनम नाइग्रम में हैप्लॉइड कंटेंट 12 होता है। इन केस ऑफ पोआ एनुआ एंड आर्जिमोन मैक्सिकाना, इन दोनों प्लांट्स में क्रोमोसोम नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 2n इक्वल टू 28, इसलिए यहां पर हैप्लॉइड नंबर कितना हो जाएगा? 28/2 इक्वल टू 14। तो फ्रेंड्स याद रहेगा, सोलेनम नाइग्रम में हैप्लॉइड कंटेंट होता है 12। इन केस ऑफ हैप्लोपेपस n इक्वल टू 2, इन केस ऑफ पोआ एनुआ हैप्लॉइड नंबर इज 14, इन केस ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड कंटेंट इज 14। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साथ ही साथ यहां पर देखना है, ये फैक्ट आपके लिए दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एंड द क्वेश्चन इज हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन। हिस्टोन्स कहां पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम्स, ऑप्शन बी स्फेरोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोसोम्स कहां, हिस्टोन्स कहां पाए जाते हैं? हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन। And the correct answer of this question is option A, nucleosomes। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग फैक्ट देखते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। आपसे आपको ये पूछता है कि न्यूक्लियोसोम किसके बने होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर अल्कलाइन बाय नेचर। ये कैसे होते हैं? अल्कलाइन होते हैं। दैट मीन्स दे आर बेसिक ऑल्सो, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हिस्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 एमिनो एसिड्स। यहां पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं, दे आर बेसिक एमिनो एसिड्स नोन एज लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। एंड दैट्स व्हाई हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ हिस्टोन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? तो बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन। द वेरी फर्स्ट टाइप इज नोन एज H1 हिस्टोन। सेकेंड टाइप इज नोन एज H2A। थर्ड टाइप इज नोन एज H2B। fourth type is known as H3 and the last type is known as H4। ये 5 तरह के हिस्टोन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स में, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। लाइसोसोम्स के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सेल को सेफ
मेंटेन करने में हेल्प करती है, परमिबिलिटी को कंट्रोल करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर दैट, दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो थ्रू इट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लैम्ब्रस क्रोमोजोम्स आर सीन ड्यूरिंग। लैम्ब्रस क्रोमोजोम कब दिखाई पड़ते हैं? मियोटिक मेटाफेज, माइटोटिक मेटाफेज, ऑप्शन सी माइटोटिक प्रोफेज, ऑप्शन डी meiotic prophase. Lambdas chromosomes are seen during, and the correct answer is option D, meiotic prophase. तो यहां पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते क्या हैं? These are special type of chromosome, special type of chromosome, mostly observed in immature egg cell of animals, but we have exception also. Exception is mammals. मैमल्स के एग में आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी जो नॉन मैमेलियन ग्रुप्स होते हैं उनके एनिमल्स के एग सेल में आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम पाया जाता है। दिस लैम्ब्रस क्रोमोसोम was discovered by Fleming in year 1882। और किसमें डिस्कवर किया था? इन सैलमेंडर एग। सैलमेंडर एक एनिमल है, उसके एग में इन्होंने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया। साथ ही साथ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दिस लैम्ब्रस क्रोमोसोम इज ऑल्सो नॉन एज डिप्लोटीन क्रोमोसोम। आई होप कि इसके बाद आपको लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। जितने भी फैक्ट हो सकते हैं मैंने उसे यहां पर मेंशन किया है। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये मैं मिस कर दिया था मैंने। लैम्ब्रस जो वर्ड है, इस वर्ड को कॉइन करने वाले थे रैकेट। इन्होंने कब इसको कॉइन किया था? इन 1882। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डज नॉट हैव डीएनए। इसमें से किस ऑर्गेनेल में डीएनए नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पैराक्सीजोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पैराक्सीजोम। तो यहां पर फैक्ट हम लोग देखते हैं पैराक्सीजोम्स के बारे में। पैराक्सीजोम्स आर साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि फोटो रिस्पायरेशन takes place in 3 सेल ऑर्गेनेल्स। 3 सेल ऑर्गेनेल जब आपस में मिलकर काम करते हैं तब जाकर आपका फोटो रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। These 3 cell organelles are, the first one is chloroplast, second one is peroxisome, and the third one is known as mitochondria। तो पैरोक्सीजोम के बारे में फैक्ट याद रखना है फ्रेंड कि पैरोक्सीजोम में क्या होता है? फोटो रिस्पायरेशन होती है। फोटो रिस्पायरेशन 3 सेल ऑर्गेनेल्स के मिलने पर होता है। वो तीनों सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ ध्यान रखना है, दिस पैरोक्सीजोम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय जे रॉडिन इन 1954। बाकी आप जानते हैं फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया is known as powerhouse of the cell and nucleus is known as brain of the cell। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए। लेकिन इन केस ऑफ न्यूक्लियस
डीएनए इज लीनियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हियर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज। मियोसिस का सबसे लंबा फेज कौन होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोफेज 1। तो यहां पर फ्रेंड्स याद रखना है कि मियोसिस जो होती है, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज reductional division. Reductional division. Why reductional? Because the chromosome number reduces to half. That means कि अगर chromosome number 2n है तो after meiosis the chromosome number will become haploid, n हो जाता है. Now this meiosis takes place in two phases, that is meiosis 1 and meiosis 2. ये दो फेजेज में कंप्लीट होता है। इसमें मियोसिस 1 में, मियोसिस 1, इसमें फिर से आपके फेजेज होते हैं। द फर्स्ट फेज इज नॉन एज प्रोफेज 1, सेकेंड फेज इज नॉन एज मेटाफेज 1, थर्ड फेज इज नॉन एज एनाफेज 1, एंड लास्ट फेज इज नॉन एज टेलोफेज 1। अब यहां पर प्रोफेज 1 जो होता है ये सबसे लेंथी फेज माना जाता है मियोसिस का, because again it is subdivided into 5 stages known as the first phase is known as lactoteme, second phase is known as zygoteme, third phase is known as actine, fourth phase is known as diploteme, and the last phase is known as diakinesis. That's why this phase is known as longest phase of meiosis. तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस क्या होता है? प्रोफेज 1। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी डब्ल्यू फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्ट्रासबर्गर, option D A Weizmann. Mitosis was discovered by, and the correct answer of this question is B, that is W Fleming. अब यहां पर ध्यान रखना है, the complete name of the scientist is Walter Fleming. ठीक है, इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1882 में। This is known as mitosis is also known as इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इफ द पेरेंट सेल कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन आफ्टर डिवीजन द डॉटर सेल विल आल्सो हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट मीन्स कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है। दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। साथ ही साथ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स को ही हम सिंपल भाषा में बोलते हैं बॉडी सेल्स। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में फ्रेंड याद रखना है कि माइटोसिस होता है। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा भी है। स्ट्रासबर्गर, इन्होंने मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक को डिस्कवर किया था। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक को। ए वाइजमैन के बारे में मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं फ्रेंड्स, काइंडली आप कमेंट में मेंशन करें कि ए वाइजमैन का क्या कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के फील्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर दैट, हियर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन। सबसे अधिक राइबोसोम, सबसे अधिक आरएनए की कंसंट्रेशन किस में पाई जाती है?
maximum concentration of RNA is found in? Option A, nucleolus. Option B, nucleosome. Option C, ribosome. Option D, cytoplasm. Maximum concentration of RNA is found in. And the correct answer of this friend of this question is option C, राइबोसोम. अब देख लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में कुछ बातें. राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज पैलेड पार्टिकल्स. इन्हीं का दूसरा नाम होता है पैलेड पार्टिकल्स. डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड in 1955. और इन्होंने किसमें डिस्कवर किया था? एनिमल सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया. अब यहीं पर आपका फ्रेंड दूसरे साइंटिस्ट भी हैं, नॉन एज रॉबिन्सन एंड ब्राउन. डिस्कवर्ड राइबोसोम इन प्लांट सेल. इन्होंने प्लांट सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया था. साथ ही साथ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम. दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन बायोजेनेसिस. राइबोसोम में ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है. साथ ही साथ फ्रेंड याद रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. चूंकि यहाँ पर बात हो रही है आरएनए के बारे में, तो आरएनए आपके 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट टाइप इज नोन एज mRNA. फुल फॉर्म इज मैसेंजर RNA. Then we have tRNA, known as transfer RNA, and then we have rRNA, known as ribosomal RNA. इसका परसेंटेज भी देख लेते हैं. मैसेंजर RNA सबसे कम पाई जाती है 5%, tRNA पाया जाता है 15%, and remaining 80% is rRNA. This is the complete description of this question. Moving towards the explanation. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज. सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है? ऑप्शन ए S, G1, M, G2. ऑप्शन बी G1, S, M, G2. ऑप्शन सी G1, S, G2, M. ऑप्शन डी G1, G2, S, M. आपने आंसर नोट कर लिया होगा फ्रेंड्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, G1, S, G2, M. अब यहां पर फ्रेंड यहां रखना है G1 नॉन एज ग्रोथ फेज 1. यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज प्रोटीन एंड RNA synthesis. So this is the first step of cell cycle. Second stage is known as S phase, known as synthesis phase. इसे हम synthesis phase भी बोलते हैं because DNA and centrioles duplicate in this phase. इस फेज में आपका डीएनए और सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं. साथ ही साथ यहां पर हम देखते हैं G2 फेज. G2 फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज 2. यहां पर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन. इस फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है अगले डिवीजन के लिए. एंड द लास्ट फेज इज नोन एज M, नोन एज रियल डिवीजन और माइटोसिस. तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल G1, S, G2, M. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. The division in cleavage is. Question is the division in cleavage is. Option A meiosis. Option B mitosis without growth phase.
ऑप्शन सी माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज, ऑप्शन डी ए माइटोसिस। क्लीवेज में कैसा डिवीजन होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्लीवेज डिवीजन is a type of mitosis division or mitotic division. Here cell undergoes rapid mitosis without growth phase। यहां पर आपकी माइटोसिस तो होती है, लेकिन ग्रोथ फेज जो होता है वो आपका सीज होता है या फिर वो अब्सेंट होता है। दैट्स वाई सेफ एंड साइज ऑफ डिवाइडिंग जाइगोट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये फ्रेंड ध्यान देना है कि क्लीवेज डिवीजन जो होती है वो कहां पर होती है? वो आपकी रिप्रोडक्शन के बाद होती है। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट इमीडिएटली इंटर्स इनटू द क्लीवेज डिवीजन। और क्लीवेज डिवीजन क्या होती है? वहां पर माइटोसिस होती है, लेकिन ग्रोथ फेज अब्सेंट होता है। इसलिए नंबर ऑफ सेल तो बढ़ता है, बट द शेप एंड साइज ऑफ डिवाइडिंग जाइगोट रिमेन्स कांस्टेंट, वो सिमिलर रह जाते हैं। एंड क्लीवेज डिवीजन leads to formation of मॉरुला। ये टॉपिक फ्रेंड्स आपके क्लास 12 से है, बट ये चूंकि सेल डिवीजन के साथ भी एसोसिएट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली इस प्रैक्टिस सेट में डाला है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following cell organelle is known as traffic police of cell? किस सेल ऑर्गेनेल को सेल का ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी लाइसोजोम, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी पैरोक्सीजोम। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। नॉन एज ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम आप जानते हैं, वो बेसिकली ट्रैफिक के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन द सेम मैनर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कंट्रोल्स द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स याद रखना है, इन केस ऑफ प्लांट्स में हम गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ना बोलकर क्या बोलते हैं? Dictyosomes. That means Golgi body is also known as dictyosomes. Discovered by, इन्होंने डिस्कवर किया था? Discovered by Camillo Golgi in 1898, 1898 ईस्वी में इन्होंने इसको डिस्कवर किया। साथ ही साथ व्हाट इज द फंक्शन? It helps in सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन होती है तो वहां पर सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट बनाने में कौन हेल्प करता है? गोल्जी बॉडी। साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन of proteins and lipids. Here is the complete information regarding Golgi complex and why it is known as traffic police of the cell. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। This is the explanation for you guys. क्वेश्चन नंबर 19, अब इस पर हम लोग बात करते हैं। The size of ribosome in archaea is, the size of ribosome in archaea is, आर्किया में राइबोसोम की साइज क्या होती है? 80s, 70s, 70 and 80s both, and option D none of the above, and the correct answer is option B
70s. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है फ्रेंड्स, व्हाट इज आर्किया? आर्किया इज बेसिकली ए सब डिविजन ऑफ प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट्स का एक सब डिविजन होता है। इन केस ऑफ आर्किया, राइबोसोम इज 70s type. Now this 70s type contains two subunit, large subunit and small subunit. यहां पर आपकी दो सब यूनिट होती है, लार्ज होती है और स्मॉल होती है। लार्ज सब यूनिट इज 50s and the small subunit is 30s. Now the question is, what is the meaning of this S? यहां पर जो S बार बार आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? This S stands for sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient, also known as Sedberg unit. आई गेस फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आर्किया के केस में राइबोसोम का साइज 70s होता है, जिसमें दो सब यूनिट्स पाए जाते हैं, लार्ज 50s और स्मॉल 30s, एंड दिस S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडबर्ग यूनिट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, व्हिच इज which of the following is essential for DNA synthesis and cell division? इनमें से कौन डीएनए को बनाने में और सेल डिवीजन में हेल्प करता है या जरूरी होता है? ऑप्शंस आर विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। नाउ फ्रेंड्स, दिस फॉलिक एसिड is also known as vitamin B9. It is also known as folacin or also referred as folate. Chemical name किसका? फॉलिक एसिड का। The chemical name is perolyl 1 ग्लूटामिक एसिड। और फ्रेंड्स ध्यान भी देना है कि इनका फंक्शन क्या होता है। दे हेल्प इन डीएनए सिंथेसिस, सेल ग्रोथ, आरबीसी फॉर्मेशन, energy production, etc. These are some of the important functions of folic acid. As well as folic acid also codes for hem of hemoglobin. हेमोग्लोबिन का जो हेम पार्ट होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं फॉलिक एसिड। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस हेम? This ham is nothing special, it's iron. तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फॉलिक एसिड जो होती है वो डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हियर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जो भी डाउट्स बच जाते हैं काइंडली मेंशन आप कमेंट में बताएं कि जहां पर आपको दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ आप अगली प्रैक्टिस सेट किस टॉपिक पर चाहते हैं, काइंडली डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ द बायोलॉजी ग्रुप।